चल रहा है कि आदर्श, हमेशा शिक्षक कैसा होता है? आदर्श, सम्मानीय। ठीक है, नहीं होगा, आदर्श नहीं होगा तो बच्चे भी उसका क्या करेगा? अनुकरण नहीं करेंगे। इसलिए कहा गया है कि एक शिक्षक ही क्या है? बच्चों का भविष्य सुधारता है ना। तो जो हमारा टॉपिक है इस पर हम बात करेंगे आदर्श शिक्षक के गुण। अब बात आती है कि मानव जीवन में शिक्षा क्या है? एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षक केवल क्या नहीं करता, उसको एक मार्गदर्शक के समान है। शिक्षक क्या है? मार्गदर्शक के समान है। शिक्षक छात्र को मार्गदर्शक बताता है और इससे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, चरित्र का निर्माण करता है और समाज उत्थान की प्रक्रिया है। इस शिक्षा यात्रा का सबसे जो महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है वो कौन है? शिक्षक। क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एक जो पूरी यात्रा है, शिक्षक की पूरी जीवन यात्रा है, वो है कौन होता है? शिक्षक। यदि शिक्षा समाज की रीढ़ है तो उस शिक्षक उस रीढ़ को क्या कर देगा? मजबूती देने का आधार स्तंभ है। यदि कक्षा में एक शिक्षक ही क्या होगा? कमज़ोर रहेगा, तो उसके विद्यार्थी कैसे रहेंगे? कमज़ोर रहेंगे। ठीक है, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से क्या करना चाहिए? अपनी इस विषय पर, सब्जेक्ट पर पकड़ रहनी चाहिए। यदि शिक्षक को अपनी विषय पर पकड़ नहीं होगी तो अपने बच्चों को वो पूरी तरह से क्या नहीं कर पाएगा? शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएगा, मार्गदर्शक नहीं कर पाएगा, उसको ज्ञान नहीं दे पाएगा। इसलिए कहा गया है कि शिक्षक कौन होता है? मार्गदर्शक। शिक्षक छात्र को क्या दिखाता है? मार्ग दिखाता है। कोई आने वाली परिस्थिति पे क्या करता है? वो उसको रास्ता दिखाता है। कई बार क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, आर्थिक रूप से वो परेशान रहते हैं, या आसपास के माहौल से परेशान होते हैं, या किसी टीचर के उससे भी परेशान होते हैं। तो शिक्षक का क्या दायित्व होता है कि उसको अपनी भावनाओं में लेकर के क्या करना चाहिए? उसको मार्ग दिखाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, जिससे वो आने वाली परिस्थिति या जिन परिस्थितियों से वो गुजर रहा है उससे क्या कर सके? उसको समाधान कर सके, उन समस्याओं से वो निकल सके। क्योंकि कहा गया है कि एक शिक्षक ही है जो अपने बच्चे का भविष्य सुधार सकता है। बच्चा छोटे होते हैं आपके, मैडम हमारे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बच्चे होते हैं, तो वो तो पहले से क्या है? सीखे हुए होते हैं, पढ़े हुए होते हैं। सिर्फ हमें उनको क्या करते हैं? गाइड करते हैं। लेकिन सबसे जो महत्व, तो आपको बच्चों को ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है। क्यों? कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपको उनको क्या करना है? समझाना पड़ता है, उनको हैंडल करता है। उन्हीं के अनुसार अपनी दिनचर्या में, अपने व्यवहार में क्या है? बदलाव करना पड़ता है। तो ये सबसे पहली जो आदर्श शिक्षक की भूमिका थी वो हमने पढ़ी। आगे बात करते हैं प्रस्तावना की। कोई भी कार्य किया जाता है, सबसे पहला हम उसकी क्या बनाते हैं? प्रस्तावना। बिना प्रस्तावना के किया हुआ कार्य किसी प्रकार से सफल नहीं हो पाता है। यदि हम कक्षा की बात करते हैं तो कक्षा में भी अगर हम जाएंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे? अपने पाठ की प्रस्तावना बनाएंगे, पाठ की प्लानिंग करेंगे कि हमें सबसे पहले कक्षा में जा कर के बच्चों को क्या बताना है। यदि बिना प्लानिंग के एक शिक्षक कक्षा में जाता है तो उसकी कक्षा में क्या है? पूरी तरह से डिसिप्लिन नहीं रहेगी। ठीक है, बच्चे जो शिक्षक पढ़ाएगा उसको सीख नहीं पाएंगे, ठीक, या उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्यों? टीचर को ही पता नहीं है कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण वो ये है कि एक शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले अपनी जो पाठ्य योजना है उसका क्या करना चाहिए? प्लानिंग बनानी चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ाना है, इन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है। क्योंकि जब शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करेंगे, शिक्षण विधि क्यों प्रयोग की जाती है? विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए हम शिक्षण सहायक सामग्री में शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं कि जिस स्तर का बच्चा उसी के अनुसार उसको क्या करनी चाहिए? अपने शिक्षण विधियों में बदलाव लाना चाहिए। यदि बच्चा हिंदी विषय का है तो उसकी भाषा की वो मेथड काम में लेना चाहिए।
ठीक है। साइंस का है तो साइंस की मेथड काम में लेना चाहिए, गणित का है तो गणित की मेथड, जिससे उन विधियों के माध्यम से बालक अपनी विषय वस्तु को सरल तरीका से स्पष्ट रोचक ढंग से सीख सके, ठीक है। तो जो प्रस्तावना है, शिक्षा मानव जीवन का आधार है, ये सब जान रहे हैं। यदि शिक्षा नहीं होती तो मानव का विकास नहीं। इसलिए कोठारी साहब हैं 1964-66 में जो आयोग बना था, दौलत सिंह कोठारी, उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य कहाँ निर्माण हो रहा है, कक्षाओं में निर्माण हो रहा है, कहा था उन्होंने। क्यों? क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या कर रही है, कक्षाओं में रह करके शिक्षा प्राप्त कर रही है। कक्षाओं में रहने से तात्पर्य एक अच्छा शिक्षक उनको क्या कर रहा है, शिक्षा प्रदान कर रहा है, ज्ञान प्रदान कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, उसका अनुशासन प्रिय। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है शिक्षक का अनुशासन प्रिय होना। यदि हमारी क्लास में अगर हम पढ़ा रहे हैं और उस टाइम पे कोई बच्चा क्या करेगा, उदंडी रहेगा, इनडिसिप्लिन रहेगा, ठीक है, अनुशासनहीनता करेगा या हमारी बात नहीं मानेगा तो हमें ऐसा मन करता है उसको एक थप्पड़ मार दो। लेकिन आजकल क्या हुआ, सरकार ने हमारे हाथ भी क्या कर रखे हैं, बांध रखे हैं। हम किसी बच्चे पे मार सकते हैं क्या? नहीं। यदि मारोगे तो आपके ऊपर तक शिकायत पहुंच जाएगी और आपको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम बच्चे को कैसे कर सकते हैं, प्यार से भावना में लेकर के बच्चों को समझा सकते हैं। और यदि शिक्षक ने समझ लिया कि मेरे बच्चे इसमें विद्यार्थी पढ़ रहे हैं क्लास में, तो वो शिक्षक और छात्र के बीच में संबंध नहीं रहेगा। इसलिए शिक्षक या आदर्श शिक्षक का ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपने ही बच्चे मान करके उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। भाई कभी कभी ऐसा कहा है कि शिक्षक एक मित्रवत भी होता है, शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, ज्ञान प्रदान करने वाला भी होता है, या और कभी आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक एक अभिभावक जैसा भी होता है। कई बार देखा होगा जो शिक्षक बच्चे होते हैं वो टीचर से आकर के अपनी बातें बताते हैं। हर टीचर का एक स्टूडेंट, एक छात्र, विद्यार्थी कैसा होता है, प्रिय होता है ना, कि ये बच्चा मुझे सबसे प्रिय है। और छात्र का भी एक शिक्षक रहता है कि ये मैम है, ये सर है, मेरे क्या सबसे फेवरेट टीचर है ना, होता है ऐसा। तो इसलिए कहा गया है कि अभिभावक की भूमिका भी निभाता है। क्यों? एक अभिभावक पर, घर वालों को एक शिक्षक पर बहुत विश्वास रहता है। 6 घंटे कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं कर पाता है, लेकिन विद्यालय में वो क्या करते हैं, बच्चों को बेधड़क, बेझिझक, बेबहस से उनको बच्चे वहाँ छोड़ के आते हैं। क्यों? शिक्षक पर उनको विश्वास है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी कहाँ है, विद्यालय में है, शिक्षक के सानिध्य में। तो वहाँ उसको कहीं फिक्र नहीं होगी, जितना 6 घंटे का समय उतने में। और यदि 6 घंटे के बाद में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना उसका रोज का टर्न है जाने का, यदि उससे ओवर हो जाते हैं तो उसको घर वालों कैसे हो जाती है, चिंता होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि स्कूल से बच्चा निकल चुका, पता नहीं अब कहाँ होगा। तो जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार शिक्षक को क्या करता है, उसका अभिभावक का भी रूप निभाता है। विद्यार्थियों से केवल शिक्षक नहीं, केवल अनुकरण के रूप में भी देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, शिक्षक का अनुकरण करते हैं कि भाई जब हम घर में कोई बात, यहाँ से मान लो आपने उसको होमवर्क दिया, चाहे कोई नहीं करता, चाहे गलत ही पढ़ दे दिया उसको, एक बार सपोज करो है ना, गलत दे दिया, और गलत देने के बाद में वो अगर घर पे जाकर उसके गार्जियन से अभिभावक देखते हैं तो वो कहेंगे नहीं बेटा ये गलत है, इसको सही कर, तो वो शायद ही उसको सही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उसके शिक्षक मैम ने या सर ने दिया है, उन पर उसको क्या है, विश्वास है, आत्मविश्वास है कि जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे को सही पढ़ाया है, आप गलत बता रहे हो। तो एक तरफ तो शिक्षक, वो बच्चा है अपने अभिभावकों से कैसा हो जाता है, बेरुख हो जाता है उसके टीचरों के लिए। तो ऐसी भी होता है। इसलिए जो भी शिक्षक कक्षा में पढ़ा है, अच्छा पढ़ाएं, बच्चों के काम आने वाली चीज़ें बताएं, व्यवहारिक ज्ञान दें और
विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करें। कई टीचर ऐसे होते हैं कि कक्षा में पढ़ा तो कुछ रहे, जैसे ब्लैक बोर्ड, अब शाम पट्ट क्या होता है, एक शिक्षक का दाहिना हाथ कहा गया है, मित्रता के जैसे कहा, जैसे हमारे एक दोस्त की तरह होता है, दाहिने हाथ की तरह होता है। जो भी चीज़ होती है हम उस पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, जिससे बच्चा उसको क्या कर सके, देख सके। और फिर उसके बाद में हम प्रकरण लिखते हैं, उस पर अभी हम क्या कर देते हैं, अंडरलाइन। क्यों करते हैं अंडरलाइन? अंडरलाइन क्यों करते हैं? जिससे बच्चे का ध्यान उस विषय वस्तु पर फोकस रहे, है ना, केंद्रित रहे, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, विशेष अंडरलाइन कर देते हैं। फिर बात करते हैं आदर्श शिक्षक का दृष्टिकोण। सभी जानते हैं दृष्टिकोण मतलब नजरिया, देखने का तरीका। हर व्यक्ति का अलग अलग क्या होता है, नजरिया होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो जैसे अब इसको हम करते हैं विद्यार्थियों में, छात्रों में, हर क्लास में बच्चे रहते हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, जितने भी, हर बच्चा क्या है, अपने आप में भिन्न होता है, अपने आप में अलग होता है। इसका अलग नेचर, देखने का तरीका अलग है, इसका सीखने का तरीका अलग है, इसका बोलने का तरीका अलग है, उसका बैठने का तरीका अलग है। कक्षा में 3 ही प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। सबसे पहला प्रतिभाशाली, सामान्य और सामान्य से भी कम, अभी नहीं है ना, तो सामान्य से भी कम। जो प्रतिभाशाली बच्चा आता हो वो तो क्या होता है, शिक्षक को बताए अनुसार बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। सामान्य बच्चे होते हैं, जितना शिक्षक बताता है उतना ही क्या कर पाते हैं, वो उसको सीख पाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगा पाते। अब प्रतिभाशाली लगा लेते हैं, बताते तो शिक्षक बहुत कम है, लेकिन वो मतलब उससे अधिक सीख लेते हैं। और जो सामान्य से कम होते हैं वो क्या करते हैं, बार बार सिखाने के बावजूद भी क्या कर लेते हैं, उनसे भी वो छूट जाता है ना। तो ये दृष्टिकोण के ऊपर बताया था। हर बालक की, हर व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, देखने का नज़रिया अलग होता है, कोई किस प्रकार से उसको अपने व्यवहार में ढालता है। सबसे पहले बात करते हैं जीवन आधारित दृष्टिकोण। जीवन आधारित दृष्टिकोण से मतलब एक शिक्षक अपने शिक्षा को जीवन का ही वो नहीं माने कि मुझे क्या है, पैसे कमाने बस, ऐसा नहीं मान करके उसको क्या करना, बालक का मतलब भौतिक संसाधनों तक ही सीमित नहीं है कि मुझे बढ़िया 50-60 हज़ार की तनख्वाह मिल रही है, बढ़िया ऐसो आराम है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, पंखे चल रहे हैं और बढ़िया खाने को मिल रहा है, तो मुझे क्या लेना देना, बढ़िया आराम से, चाहे बच्चा कुछ सीख रहा है या नहीं। ऐसा नहीं होकर के बच्चे के अंदर नैतिक गुण, नैतिकता, मानवीयता, सामाजिकता के गुणों का विकास करना चाहिए। नैतिकता के गुणों से मतलब शिष्टाचार। यदि बालक के अंदर हम इन गुणों को विकसित नहीं करेंगे तो उनके अंदर ये गुण विकास नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लो नैतिक गुण होंगे, जैसे हमने किसी महापुरुष पाठ पढ़ाते समय किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ा रहे हैं। अब उदाहरण से ले लो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की हम जो बात बताते हैं तो उससे बच्चा क्या सीखेगा कि महाराणा प्रताप हमारे महापुरुष थे, ठीक है, उनका नाम ये था, उनके घोड़े का नाम चेतक था, उनकी समाधि वहाँ थी, ठीक है। तो इससे बच्चा क्या करेगा, अपने जीवन में उतारेगा। मानवीय मूल्य यानी बच्चे को संस्कार युक्त सत्य, अहिंसा आदि से क्या है, उनको अपने जीवन में उतारने वाली शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सामाजिकता का विकास, यदि बालक समाज में रहता है तो उसको निश्चित रूप से उसका सामाजिक विकास भी जरूरी होता है। यदि बालक का सामाजिक विकास नहीं होगा तो भी उसका क्या है, सर्वांगीण विकास है नहीं। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा क्या करती है, बालक का सर्वांगीण विकास करती है। अब सर्वांगीण से मतलब है बालक का से चोटी से लेकर के एड़ी तक का जो विकास होता है उसमें विकास सारे आ जाते हैं, समग्र विकास। और जो एनईपी है वो इसी बात पर ज़्यादा फोकस है कि बालक का सर्वांगीण समग्र विकास करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक किताब है और किताब से पढ़ करके बालक क्या हो गया, पास हो गया, उसके लिए ये क्या नहीं है, काफ़ी नहीं है। आज की समय परिस्थिति को देख करके बालक को क्या है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। व्यावहारिक कौशल
है ना। कौशल सबसे बड़ी स्किल यही है कि बालक को क्या है, नई नई योग्यताएं सीखना। एनईपी 3 आधार स्तंभों पर टिकी हुई है। एनईपी सबसे पहली स्किल यानी नई योग्यता सीखना, री स्किल पुरानी के स्थान पर नई सीखना, और अप स्किल यानी उसको क्या करना, नई जो है पुरानी है उसको आगे बढ़ाते रहना, उन्नत बनाना, आधुनिक समय के अनुसार व्यवहार में ढालना। और यदि शिक्षक अब इन सब चीज़ों को पहले क्या करेगा, शिक्षक करेगा और फिर अपने छात्रों को कक्षा में बताएगा, तभी जाकर के वो एक आदर्श शिक्षक कहलाने के लायक होंगे। बात करते हैं शिक्षा आधारित। अब शिक्षा आधारित से मतलब कि जाति धर्म, एक मिनट सॉरी, उनके लिए शिक्षा केवल परीक्षा पास करने नहीं, जबकि उनके अंदर आत्मविश्वास जगाना होता है। कि ये तो सही है कि अगर जो बच्चा साल भर पढ़ता है तो स्वाभाविक सी बात है वो पास तो हो ही जाएगा, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है फेल हो जाएगा, नहीं। लेकिन पास होना अलग चीज़ है, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना अलग चीज़ होती है। अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अब आप पहले तो मुझे भी आपके सामने आने में थोड़ा सा डर लगा था कि मेरे समान ही मेरे बराबर के टीचर हैं, उनके सामने जाके मैं अपना अनुभव प्रस्तुत करूँगी तो थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगा। तो मैंने ये सोचा चलो कोई बात नहीं, अपने को हमेशा ये सोचना चाहिए जब इस जगह खड़ा है व्यक्ति, उस जगह खड़े होकर सोचना चाहिए जो मैं हूँ या सब कुछ हूँ और सबको यहाँ पे कोई नहीं है। तो जो आप टीचर हैं आज मेरे लिए क्या हैं, एक छात्री हैं, विद्यार्थी हैं। तो इसको मैंने भी थोड़ा सा वो किया था। तो शिक्षा एक ही वही नहीं, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना। अब जब तक बालक जिज्ञासु नहीं होगा, मान लो हम कोई विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं और विषय वस्तु पढ़ाते समय बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, पूछने की होनी चाहिए। यदि हम बालक मान लो जिज्ञासु नहीं है और टीचर पढ़ा रहा है उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसको सीख पाएगा नहीं। तो जब शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है तो बच्चे से बीच बीच में क्या करने चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे उसमें आत्मविश्वास पैदा हो सके। ठीक है, किससे संबंधित, उसी विषय वस्तु से संबंधित। कक्षा में 3 प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। 3 प्रकार से मतलब एक तो बच्चा शिक्षक को कब करना चाहिए कि बालक जिस कक्षा में आया है उससे पहले वाली कक्षा का, यानी 6ठी क्लास का बच्चा है तो उससे 5वीं कक्षा का ज्ञान उससे लेना चाहिए, उससे मूल्यांकन करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए। फिर उसके बाद में जब यानी विषय वस्तु शुरू करने से पहले एक करते हैं विषय वस्तु पढ़ाते समय बीच में से, क्यों, जिससे बच्चे का ध्यान है या नहीं। यदि शिक्षक बच्चे से प्रश्न नहीं पूछेगा तो बच्चा भी क्या है, निर्भीक होकर के निडर होकर बैठ जाएगा कि सर तो पूछ ही नहीं रहे, हमें क्या मतलब है। और यदि एक बच्चे से तुमने पूछ लिया तो वो क्या करेगा, उसको सभी बच्चे उससे जागरूक रहेंगे, सचेत रहेंगे, पता नहीं मेरा नंबर नहीं आ जाए, ऐसा होता है बच्चों के अंदर। तो और एक होता है लास्ट में, सबसे अंत में पूरी विषय वस्तु से प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे उस शिक्षक का पढ़ाया हुआ कितना सफल रहता है, कहाँ कमी रह गई, और कमी रह गई तो उन कमियों के क्या कारण रहे हैं जिसका वजह से बच्चा क्या उसको ग्रहण नहीं कर पाया, सीख नहीं पाया। अब बात करते हैं विद्यार्थी आधारित दृष्टिकोण। विद्यार्थी आधारित दृष्टिकोण हर विद्यार्थी को अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में देखता है। हर छात्र में प्रतिभा छिपी रहती है। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई प्रतिभा होती है, शून्य कोई नहीं होता। ऊपर वाले तो खैर ऐसा भेजते हैं, लेकिन किसी न व्यक्ति के अंदर कोई न कोई प्रतिभा निश्चित रूप से विद्यमान रहती है। सिर्फ और सिर्फ शिक्षक को उसको क्या करना है, प्रतिभा को बाहर निकालने की आवश्यकता है। यदि शिक्षक उस प्रतिभा को पहचानेगा नहीं कि बालक के अंदर कुछ है, कई बच्चे ऐसे हैं कि डांस में बहुत अच्छे रहते हैं
क्रिकेट में बहुत अच्छे रहते हैं, फुटबॉल में अच्छे रहते हैं, तस्करी में अच्छे रहते हैं, भाला फेंक में अच्छे रहते हैं, या कंप्यूटर में अच्छे, या तैराकी में अच्छे होते हैं। लेकिन जब तक उनको अवसर नहीं मिलेगा बाहर निकालने का, तब तक वो क्या है, उनकी प्रतिभा को जान नहीं पाएगा। इसलिए शिक्षक का ये दायित्व होता है कि कक्षा में हर बच्चे की प्रतिभा को पहचान करके ही उनको आगे बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। और यदि मान लो कक्षा में भी बच्चे क्या करते हैं, एक बार शिक्षक से जो प्रश्न पूछते हैं, कई शिक्षक तो उसको क्या करते हैं, सुन लेते हैं, बता देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसको वो नहीं बता पाते, और जो बताते तो उसको जबरदस्ती क्या करते हैं, उसको बिठा देते हैं, बैठ जा, गलत बताया तूने। तो इससे क्या, उसका मनोबल गिर गया, है ना। तो शिक्षक को ऐसा न करके, यदि बच्चा विद्यार्थी कुछ पूछ रहा है शिक्षक से, तो उसको भावनात्मक रूप से लेकर, भावना में लेकर के अच्छी तरीक़ा से समझा करके उसको बताना चाहिए, जिससे आने वाले समय में वे दोबारा से क्या कर सकें, उठ सके। सबसे बड़ी बात होती है कुंठा। यदि कुंठा बच्चे के अंदर एक बार आ जाती है तो वो निकल नहीं पाती है, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उसके अंदर ग्लानि होती है। अब ऐसे बात करते हैं, समावेशी शिक्षा क्या होती है, विशिष्ट आवश्यकता। आजकल सरकार ने इस NEP में इसको भी विशेष फोकस कर रखा है कि एक मिनट, तो इसमें भी क्या कर रखा है, समावेशी शिक्षा में भी क्या कर रखा है कि सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों एक ही शिक्षक से एक ही कक्षा में एक ही विषय वस्तु को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये होती है समावेशी शिक्षा। पहले अलग अलग था कि उन बच्चों को अलग शिक्षा प्रदान की जाती है, उनको अलग की जाती है, सामान्य वालों को अलग की जाती है, विशिष्ट बच्चों को अलग की जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसी हीन भावना आ जाती थी कि हम विकलांग हैं, हम ब्लाइंड हैं, हम फलाने ये ढहके। तो ऐसे बच्चे क्या हो जाते, कुंठा से ग्रस्त हो जाते। तो उनको हीन भावना से दूर करके, कुंठा से ग्रसित निकाल करके, उनको एक साथ, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है समावेशी शिक्षा में। अब बात करते हैं समाज आधारित शिक्षा, समाज आधारित दृष्टिकोण। समाज, हम सभी समाज में रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो समाज को नहीं जानता हो। समाज में भी रहना जरूरी है। यदि व्यक्ति बालक समाज में नहीं रहेगा तो सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से कई बार देखा होगा, किसी परिवार को समाज से अलग कर दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया जाता है, तो वो कैसा होता है, अपने में डामाडोल सा रह जाता है। कुछ जाने अनजाने में उससे कुछ भूल हो गई होगी, तो इस वजह से उसको समाज के लोग हैं, पंच हैं, उनको क्या कर देते हैं, अलग कर देते। तो अलग करने से उनके जो बच्चे हैं, उनके जो साथ में रहने वाले परिवार के लोग हैं, उनके अंदर क्या है, हीन भावना आ जाती है। तो इसलिए सामाजिक विकास भी बहुत ज़रूरी है। कहा कि समग्र विकास, जब तक बालक का पूरा विकास नहीं हो पाएगा, तब तक बालक कैसा रहेगा, अधूरा रहेगा, अपूर्ण रहेगा, उसका पूरी तरह से वो विकास करने में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए बस शिक्षा में ये भी है कि शिक्षा क्या करती है, बालक का सामाजिक विकास भी करती है। सामाजिक यानी जब तक परिवार के लोगों के साथ में नहीं बैठेगा। हम पहले जो हमारे दादा दादी रहते थे, इस जो संयुक्त परिवार रहता था, उनके साथ रहने में अलग ही मज़ा था। आजकल हो गए एकल परिवार, हम दो और हमारे दो। अब आने वाले समय में हम दो और हमारा एक ही रह जाएगा। तो बच्चे का विकास कैसे हो पाएगा? उनको समाज के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में पता नहीं रहेगा कि कौन सी रीति प्रथाएं, प्रचलन है, क्या है। तो इसलिए बच्चे का सामाजिक विकास अत्यंत आवश्यक है और शिक्षा ये करती है। अब बात करते हैं आदर्श शिक्षक के गुण या विशेषताएं। देखो साथियों, विशेष गुण या दोष हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि गुण ही गुण रहेंगे या दोष ही दोष होते हैं। ऐसा कोई होता है क्या? ये दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के वो हैं, पूरक बोलते हैं। गुण के बिना दोष अधूरा, दोष के बिना गुण अधूरा। हर कोई व्यक्ति के अंदर गुण भी हैं तो दोष भी हैं।
तो सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं कि आदर्श शिक्षक को सत्यनिष्ठा और ईमानदार होना चाहिए। सत्यनिष्ठा मतलब सत्य बोलने वाला, ठीक है। ईमानदार, अब यहाँ हम शिक्षक के रूप में कैसे करेंगे कि कई बार शिक्षक ऐसे करता है, क्लास में नहीं जा पाता है, ठीक है, क्लास में नहीं जा पाता है या लेट जाता है, समय से पहले क्लास से आ जाता है, या कक्षा में जा कर के बच्चों को पढ़ाता नहीं है, बात करता है, बात कर कर अपना टाइम पास करके कि आ गया। तो ये क्या हुआ, एक आदर्श शिक्षक का गुण नहीं है। शिक्षक का यही गुण है, विशेषता है कि समय पर क्लास में जाओ, समय पर आओ और विषय वस्तु जो भी उसको निर्धारित कर रखी है पाठ्यक्रम, उसका क्या करो, अध्ययन करवाओ। बच्चे को सत्य बोलना सिखाओ, उनके प्रति उनको क्या करो, जागरूक करो। यदि शिक्षक सही बोलता है तो उसका टीचर के छात्र क्या करेंगे, उसका अनुकरण। पहले बता दिया कि विद्यार्थी शिक्षक का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। जो जैसा शिक्षक करेगा वैसे ही छात्र करेंगे, क्योंकि स्कूल में बहुत छोटे बच्चे आते हैं। सबसे पहला बच्चा है कोरे, उसके एक मिट्टी का लोथड़ा आता है, मिट्टी के लोथड़े के समान जो विद्यार्थी की उपमा दी गई है कि विद्यार्थी कैसा है, एक मिट्टी का लोथड़ा होता है। गीली कर लेते हैं उसको, जब कुम्हार उसको क्या करता है, मन चाहा आकार देता है। कभी तो वो छोटे छोटे घड़े बना दे, वो सराई बना देता है, कुल्हड़ बना देता है, घड़ा बना देता है, और बहुत बड़ी वो भी बना देता है, मटकी, बहुत बड़े मटकी बोलते। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं इस मिट्टी के लोथड़े से क्या बना सकता हूँ, है ना। इसी क्रम में वो जो वाटसन थे, JP वाटसन थे, उन्होंने भी कहा है कि मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसको मन चाहे जो बना सकता हूँ। अब मन चाहे जो मतलब वही कुमार की उससे उपमा दी गई है कि चाहे तो मैं उसको डॉक्टर बना सकता हूँ, चाहे तो मैं इंजीनियर बना सकता हूँ, चाहे तो मैं उसको शिक्षक बना सकता हूँ, चाहे तो मैं उसको बिजनेसमैन बना सकता हूँ। ये मेरे ऊपर है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी एक कोरे कागज़ की तरह होता है, मिट्टी के लोथड़े के समान होता है, उसको किसी भी प्रकार से उसको आकार दे दो। सिर्फ और सिर्फ शिक्षक को क्या करना है, उसको मार्गदर्शक देना है कि बच्चा तुम्हें ये नहीं ऐसे करना है। कई बार बच्चे भटक भी जाते हैं, गलत लाइन पे चले जाते हैं। अब आप सब देखते हैं हमारे कि नीट में बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं, नीट करने जाते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अपनी इच्छा से जाते हैं, उनकी रुचि है नीट करने में, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि गार्जियंस के अभाव में जाते हैं, गार्जियंस के दबाव में जाते हैं, है ना। फोर्स करते हैं वो कि बेटा जा और तैयारी कर, हम पैसा लगाएंगे, तो मन में है जो जितनी तैयारी कर। लेकिन बच्चे के मन में नहीं है, उसके अंदर इस कार्य को करने की क्षमता नहीं है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, यदि बच्चा गलत लाइन पे जा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए और सही ट्रैक पे लाने की आवश्यकता है। तो ये कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक ही कर सकता है। आगे बात करते हैं धैर्य और सहनशीलता। हर शिक्षक का गुण है कि वो धैर्य होना चाहिए, सहनशील यानी किसी बात को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अब हम हमारे साथ करते हैं हम कि जब हमसे कोई मतलब प्राचार्य महोदय हमसे कुछ कहते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी तो काम कर देते हैं और नहीं चाहते भी हम उस कार्य को करना पड़ता है। क्यों? यदि हम उनसे जवाब दे दें नहीं करेंगे तो हमारी धैर्य सहनशीलता है, धैर्य हमारे सामने नहीं है। तो हमें मतलब एक शिक्षक को हमेशा कैसा होना चाहिए, धैर्यवान, सहन करने की क्षमता। कोई चाहे कितना भी कुछ कहे सबको सुन लो। यदि आपने उसको क्या किया, रिएक्ट किया, उसको जवाब दिया, तो तुम्हारा तो दिमाग खराब है ही और अगले वाले का भी दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ममता और करुणा। ममता मतलब हर माँ के अंदर ममता रहती है, और करुणा, अब तुम देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं उनको किसकी आवश्यकता ज़्यादा रहती है, एक मदर्स टीचर की। सरकार ने भी जो आने वाले समय में है वो जो निकालेंगे कि 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में मदर्स टीचर की आवश्यकता महसूस की।
क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक माँ ही क्या करती है, हैंडल कर सकती है। भाई सबसे जो प्रथम गुरु कही गई है, कौन कही गई है? माता। हम सभी जानते हैं कि माँ को प्रथम गुरु कहा गया है, और पिता भी हैं, गुरु हैं, और एक दो है। तो सबसे पहली जो गुरु है वो हमारी होती है माता। इसलिए जो माता घर में डांटती भी हैं, फटकारती भी हैं, बच्चे को प्यार भी करती हैं और उसको पुचकारती भी हैं। कई बच्चे सुबह सुबह स्कूल आने में क्या करती हैं, आनाकानी करते हैं, तो उनको बड़े प्यार से समझा करके और उनको बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। तो ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा उनके आभा में आकर के, भावना में आकर के सीख सके। और यदि शिक्षा की इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगा तो कोई भी बच्चा उससे क्या करेगा, उसकी क्लास में दूर भागेगा। दो प्रकार के टीचर होते हैं कि एक टीचर शिक्षक का तो बच्चे क्या करते हैं, आने का इंतज़ार करते हैं, और एक शिक्षक ऐसा होता है जिसका जाने का इंतज़ार करते हैं बच्चे, है ना, करते ना। क्योंकि हम रोज़ इन चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, सभी हम टीचर हैं, बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे हमसे मिल रहे हैं। तो एक टीचर तो इतना अच्छा है कि उसको बच्चे क्या करते हैं, हमारी क्लास में ये फला क्लास कालांश है, मैडम का है, तो उसको ज़बरदस्ती लेके आए, हमारी क्लास में चलो, मैम हमारी क्लास में चलो। और एक सर ऐसे हैं तो उनको क्या करते हैं, कब क्लास ख़त्म हुई कभी जाए ये टीचर। क्यों? क्योंकि वो उनकी इच्छा के विरुद्ध है, और जो वो आने का इंतज़ार कर रहे हैं वो उनकी इच्छा के अनुसार है। तो दोनों में फ़र्क है। तो इन चीज़ों का एक शिक्षक को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को किस प्रकार से आवेश में लेकर के, भावना में लेकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब बात करते हैं निष्पक्षता और प्रेरणादायी व्यक्तित्व। निष्पक्षता से मतलब भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान करना। किसी भी बच्चे के सामने इसकी क्या नहीं करनी चाहिए, शिक्षक को भेदभाव की प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। कि मान लो इस बच्चा ने कुछ भी पूछा टीचर से, तो उसको तो झड़प के बैठा दिया, अगले दूसरे बच्चे ने उससे पूछा तो उसको प्यार से बता दिया, पिछला बच्चा फिर खड़ा हुआ तो उसको बिठा दिया, और तीसरे ने और पूछा तो उसको बैठा दिया। तो ऐसा ना होकर के बच्चे के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ में समानता का व्यवहार करना चाहिए। किसी जाति वाति का ध्यान नहीं रख करके ये इस जाति का, ये इस धर्म का, इस फलाने का, ऐसा न करके शिक्षक को क्या करना चाहिए, सभी के साथ में समानता का व्यवहार करना चाहिए। तभी जा कर के बच्चा क्या करेगा, उस शिक्षक की क्लास को प्रभावशाली बना पाएगा। और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से ही क्या है, एक शिक्षक का अस्तित्व है। यदि जिस दिन बच्चे नहीं आते हैं उस दिन शिक्षक का मन नहीं लगता है, सोचते हैं कितना लंबा टाइम हो गया, कितना बड़ा टाइम हो गया, टाइम ही नहीं निकल रहा। क्यों? यदि छात्र नहीं है तो शिक्षक का कोई दायित्व नहीं है, वो नहीं होगा ना। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि दोनों में आपसी संबंध, आपसी सहयोग की भावना से ही शिक्षण करवाना चाहिए। फिर प्रेरणादायी, यानी विषय वस्तु पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रेरक प्रसंग सुनाने चाहिए। अब करते हैं कि प्रेयर होती है सुबह, उसमें कई बच्चे सुनाते हैं प्रेयर प्रसंग कि आज का प्रेयर प्रसंग ये है, आज का सुविचार ये है, बोर्ड पे लिख देते हैं, या किसी बच्चे को बुला करके स्टेज पे खड़ा करके बच्चों के सामने उसको बुलवाते हैं, ठीक है, जिससे एक बच्चा बोलेगा और 400-500 बच्चे जितने वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली उसको सीख लेंगे। जैसी विषय वस्तु है उसी के अनुसार उनको बच्चों को प्रेरक प्रसंग सुनाने चाहिए, जिससे बच्चों के मन में, बच्चों के अंदर उसी प्रकार के भाव जागृत हो सकें। अब मान लो हम पढ़ा रहे हैं रानी लक्ष्मी, हिंदी की विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई पढ़ा रहे हैं वो वहाँ तक सही है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ाते समय तो हमें क्या करनी चाहिए, किसमें इसमें रस का प्रयोग हुआ है, वीर रस का, है ना। तो इसको पढ़ाने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, पूरी ऊर्जा होनी चाहिए। उसी भाव से जैसे क्या वो सन 57 वो गूंज पड़ी है ना, वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी थी, इसको अगर हमने सुना दिया कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, तो बच्चे उस पर क्या, बच्चों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसी विषय वस्तु है उसी के अनुसार अपने भावों को क्या करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर भी उसी प्रकार के जोश आ सके, उसी प्रकार की ऊर्जा आ सके।
नवीनता अपनाने की प्रवृत्ति। नवीनता से मतलब कुछ नया करने की, है ना। अब NEP 2020 है वो इसी पे टिकी हुई है, नवीनता। यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए, नई नई चीज़ों के बारे में, नई नई तकनीकों के बारे में क्या करना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, नवीनता अपनाने रहना चाहिए। क्यों? यदि शिक्षक उन चीज़ों को नहीं देखेगा तो फिर क्लास में कैसे बता पाएगा। और बच्चे आजकल के बहुत एडवांस हैं। आपके यहाँ तो पता नहीं फ़ोन लेके आते हैं नहीं लेके आते, हमारे यहाँ फ़ोन लेके आते हैं, सबके पास फ़ोन रहता है इतना लंबा। कोई भी चीज़ बताओ उससे पहले वो क्या कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे। तो उसमें आपके बच्चे पूछ नहीं पाते, वहाँ बराबर से पूछते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, वो तो BA पास हैं, किसने BA कर रखा है, किसने PG कर रखी है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो आजकल की सबसे बड़ी जो है आवश्यकता वो क्या है, नवीनता, तकनीकी अपनाना, नई नई चीज़ों को रोज़ देखना। अब चाहे हम कितने भी दिन हमें काम करते हो गए, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ नया देखते हैं। जब हमें कोई नया टॉपिक शुरू करना होता है उससे पहले हम क्या करते हैं, चाहे 10 मिनट देखें, 1 घंटा देखें, 15 मिनट, जैसा जिसके पास समय, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि हमें कल ये क्लास में बताना है। सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हैं प्लेटफॉर्म पर बना रखे हैं। स्वयं है ना, स्वयं प्रभा है, दक्ष है, कोर्सेरा है, ये सारे क्या हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इन पर बहुत निःशुल्क शिक्षण सहायक सामग्री उपस्थित रहती है। कभी भी कहीं से भी जाके तुम कोई से भी प्लेटफॉर्म में खोलो, वहाँ तुम्हें बहुत सारी ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हें वहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ किसकी आवश्यकता है, हमें देखने की। यदि हम उन चीज़ों को नहीं देख पाएंगे तो बच्चों को नहीं बता पाएंगे। इसलिए हर दिन हर समय क्या करना चाहिए, कुछ नया करने की सोचनी चाहिए। और जब तक हम नहीं करेंगे तब तक बच्चा नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चे के अंदर सोचने समझने की क्षमता विकसित करना एक शिक्षक का बहुत बड़ा गुण होता है। जब तक बच्चा नहीं, शिक्षक उस चीज़ को नहीं सोचेगा तब तक वो बच्चा नहीं कर पाएगा। अब गणित के सवाल करवाते हैं, गणित के सवाल क्यों करवाते हैं, क्यों कहते हैं ना, एक जैसे ये सवाल करवा दिया एक एक्सरसाइज में से, और इसके जैसे आपको 10 और करके लाने हैं। तो 10 जब करके लाने, क्यों, एक तो उसने सीख लिया, उदाहरण सहित उसको बता दिया, और 10 और करके लाने तो उसमें तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसकी समझेगा, उसको उस पर चिंतन करेगा, मनन करेगा, तभी जाकर वो क्या कर पाएगा, कुछ नया कर पाएगा, तभी जाकर वो प्रश्न दूसरे हल कर पाएगा। सबसे पहले अब बात आती है आदर्श शिक्षक के कर्तव्य यानी दायित्व। हर टीचर का, हर शिक्षक का कुछ न कुछ क्या रहता है, दायित्व रहता है, कर्तव्य रहता है। तो शिक्षक का स्थान भारतीय संस्कृति में अत्यंत उच्च माना गया है। वेद उपनिषद महाकाव्य में गुरु को महान पुरुषों से भी महान माना गया है। अब जैसे शिक्षक को एक वेद उपनिषद या कहें कि महाकाव्य में भी गुरु की उपमा दी गई है। आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जब शिक्षक एक तरफ तो खड़ा है, शिक्षक और एक तरफ खड़ा है, तो इसमें अपन वो करना है कि वो किसके चरण स्पर्श करें, है ना। तो जब इसमें सबसे बड़ी यही है कि आदर्श शिक्षक क्या करता है, मात्र ज्ञान देने वाला नहीं, वह मानव निर्माता, राष्ट्र निर्माता और भविष्य निर्माता माना गया है। यदि शिक्षक इन चीज़ों को अपने में उतारेगा नहीं, अपने से नहीं करेगा, तो वो भविष्य का निर्माण किस प्रकार से तय कर पाएगा। इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण है कि शिक्षक को हमेशा अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए, कि कक्षा में समय पर जाना चाहिए, विषय वस्तु पढ़ानी चाहिए, बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मुझे बस अपने पैसे से मतलब है, कोई मतलब नहीं, चाहे बच्चे पढ़ें या नहीं पढ़ें, मुझे कोई लेना नहीं, मुझे तो अपने किससे, पैसे, रोजगार से, पैसे से मतलब है। तो ऐसा न करके हमेशा टीचर को बच्चे की तरफ सोचना चाहिए, तभी जा कर के एक शिक्षक क्या करेगा, अपना उत्थान कर पाएगा।
शैक्षिक पहला आता है शैक्षिक कर्तव्य में कि सबसे पहले टीचर को अपने विषय की गहराई से जानकारी होनी चाहिए। गहराई से मतलब जब तक शिक्षक को अपने विषय के बारे में पूरी पकड़ नहीं होगी, पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक वो अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे पाएगा। जैसे कि हमें पढ़ाना है हिंदी में पढ़ाना है संधि पढ़ाएंगे तो ये तो ऊपर से ज्ञान हो गया कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, यहाँ तक सही हो गया, उसका ऊपर का ज्ञान हो गया। लेकिन जब बात आती है कि विषय में गहराई से ज्ञान, तो उसकी जैसे संधि, ये संधि की परिभाषा है, संधि के 3 भेद हैं और तीनों के स्वर संधि के 5 हैं। विसर्ग संधि है, फिर व्यंजन संधि है, फिर स्वर संधि में भी हम इनको क्या एक एक करके गुण यण दीर्घ वगैरह कैसे ये करें। तो ये उसको जैसे उदाहरण देखें विद्याधन आलय, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, विद्यालय। तो ये उसकी क्या हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट करके गहराई से जानकारी देना, जब भी बच्चा उस विषय पर पकड़ बना पाएगा। ऊपर से अपन बता देंगे तो बच्चा सीख लेगा, 2 शब्द की संधि होती है ये और उसको उदाहरण होते। फिर विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। विद्यार्थियों में जिज्ञासा, ये भी शिक्षक का एक दायित्व होता है कि बच्चे के अंदर ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करना जिससे वो क्या है, विवश होकर के क्या करे, शिक्षक से प्रश्न पूछे। तो ये कब होगी, जब शिक्षक क्या करेगा, उसको बार बार में प्रेस करेगा कि भाई बच्चे तुम बताओ मैंने क्या पढ़ाया, अभी इसमें बीच में क्या आया है, कौन सी लाइन पढ़ा रही हूँ मैं, इसमें क्या कहा गया है, इसमें अंत में क्या बोला है। जब तक बच्चे से ऐसे नहीं पूछोगे तब तक वो विद्यार्थी क्या उस विषय वस्तु को पूरी गहनता से नहीं पढ़ पाएगा, उसके बारे में समझ नहीं रख पाएगा, सोचेगा कोई बात नहीं अभी मेरे से नंबर आएगा नहीं, सर तो वाल पढ़ा के चले जाएंगे। फिर रटने की प्रवृत्ति को छोड़कर समझाने और प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। ये भी एनईपी की 2020 है, उसका बहुत बड़ा वो है कि बच्चे को रटंत प्रणाली से दूर हटाओ। रटंत प्रणाली से दूर हटाओ मतलब बच्चे को ऐसा करो कि वो सोचने समझने पे उसको विवश कर दो कि मुझे ये करना ही करना है। अगर रट के करेगा तो वो बहुत अच्छे नंबर तो ला सकता है, लेकिन अपने व्यवहारिक जीवन में वो व्यवहारिक जीवन को उपयोगी नहीं बना सकता। रट के 1-2 पेज 4 पेज हम बहुत अच्छा रट लेते हैं, पेपर में भी अच्छा लिख देते हैं, नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन आने वाली समय परिस्थिति में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए बालक को रटंत प्रणाली से अलग करो। और प्रयोग से मतलब करके सीखना है ना, कि बच्चे को करके सीखने पर जोर देना। यदि बालक खुद से नहीं करेगा, स्वयं नहीं करेगा, तब तक उस कार्य को वो नहीं सीख पाएगा। तो इसका कहा गया है कि जैसे साइंस के वो हैं, हम उसको ऐसे बता देते हैं साइंस में, विज्ञान में ये तो बच्चा क्या कर पाएगा, बच्चे को लैब में ले जा करके हैं उसको क्या करना है, प्रयोग करवाने चाहिए, जिससे वो अपनी आँखों से देख सके, हाथों से कर सके और अपने अंदर उसको ग्रहण कर सके। शिक्षक को व्यवहारिक जीवन उपयोगी बनाना, शिक्षक का यही दायित्व होता है कि जो शिक्षा उसने प्राप्त की है और बच्चों को सिखा रहा है उसको कैसा बनाए, व्यवहारिक बनाए। शिक्षा क्या करती है, समय परिस्थिति के समय हमारे काम आने वाली जो शिक्षा, जैसी परिस्थिति है मान लो उसी समय हम उसका क्या कर सकते हैं, व्यवहार में डाल सकते हैं। अब नैतिक कर्तव्य, अपने आचरण से विद्यार्थियों को अनुशासन, ईमानदारी, समय पालन का संदेश देना। कि ऐसे नहीं कि जैसे शिक्षक भाई कहा कि शिक्षक क्या करते हैं, छात्र क्या करते हैं, शिक्षक का अनुकरण करते हैं। यदि शिक्षक का व्यवहार आचरण ठीक नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे भी उसका क्या करेंगे, अनुकरण नहीं करेंगे, और अगर कर लिए तो बच्चा क्या है उसका हाथ से निकल जाएगा। फिर नैतिक मूल्य जैसे सत्य करना, सहयोग, यानी नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए।
नैतिकता के गुणों का विकास करना चाहिए, ठीक है, सत्य बोलने वाला होना चाहिए और करुणा दया भाव के साथ में शिक्षक को हमेशा कक्षा में प्रस्तुत होना चाहिए। यदि शिक्षक के अंदर ये भाव नहीं होंगे तो वो एक आदर्श शिक्षक कहलाने लायक नहीं होगा। आपने देखा होगा कि कहीं जैसे एक शिक्षक इतना महत्व होता है कि एक इंजीनियर होता है, एक डॉक्टर होता है, ये कोई व्यवसाय वाला बिजनेसमैन होता है और एक शिक्षक होता है। तो शिक्षक का इतना इफेक्ट प्रभाव होता है बच्चे पर, कहीं बहुत दूर अगर कोई छात्र खड़ा है तो वो तुरंत आएगा और आपसे आके आपके चरण छुएगा और नमस्कार करेगा, मैडम सर आपने मुझे उस समय पढ़ाया। टीचर तो भूल गया उसको, लेकिन छात्र उसका क्या करेगा, उसके ध्यान में रहेगा कि हमारे सर हैं, हमारी मैडम है, इन्होंने हमें उस क्लास में ऐसे पढ़ाया था। तो शिक्षक का कितना बड़ा महत्व है ना। विद्यार्थियों को सही और गलत में अंतर समझाना, शिक्षक का ये बहुत बड़ा दायित्व है कि विद्यार्थी के अंदर ये क्षमता विकसित करना कि गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, ठीक है। कि भाई मान लो कहीं रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में मान लो एक तो पेड़ है नीम का और एक पेड़ है बमूल का, तो बच्चे से कहेंगे नीम का पेड़ है क्या बमूल है, और जो बमूल का है उससे कहेंगे नीम का है। तो बच्चा का आगे टीचर के आगे कह देगा कि नहीं ये तो बमूल ही है, मैडम सही कह रही है, नीम की जगह बमूल बता रहा है और बमूल की जगह नीम बता रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसके टीचर ने बताया, उसके शिक्षक ने बताया। तो ऐसा न करके एक शिक्षक को सही और गलत में अंतर समझाना चाहिए, जिससे बालक क्या है आने वाले समय में इन चीज़ों का ध्यान रख सके और अपने व्यवहार में उतार सके। सामाजिक कर्तव्य, विद्यार्थियों की समाज में फैली कुरीतियों के प्रति जागरूक करना। समाज में फैली कुरीतियाँ मतलब जो बहुत सारी बुराइयाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा है ना, या कोई और ऐसा कोई कार्य है, तो उनके प्रति बच्चों को क्या करना, जागरूक करना, जिससे वो भी समझ सके कि वास्तव में ही दहेज लेना क्या है, एक गुनाह है ना, गलत काम करने से हमें ये नतीजा मिलेगा, तो ऐसा न करना चाहिए। तो जब कौन कहेगा, शिक्षक, कि हमेशा समाज में दहेज प्रथा है, जो गलत रूढ़ियाँ हैं उनको बच्चों को उनसे अवगत कराना, उनके प्रति जागरूक करना, जिससे बच्चा उनको जान सके और अपने जीवन में उनको ले सके। फिर सामाजिक एकता, समानता, भाईचारे की भावना जागृत करना। सामाजिक एकता हम बात करते आ रहे हैं कि सामाजिक विकास बालक का होता है, सामाजिक एकता है, सभी के साथ में समानता का व्यवहार करना चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। आपने देखा होगा दो चीज़ हमारे जो धार्मिक वो है कि महाभारत और एक रामायण। रामायण हमें क्या सिखाती है, भाईचारे की भावना, सहयोग की भावना, ठीक है। और महाभारत क्या करती है, रामायण घरों को जोड़ना, है ना, एक साथ में संयुक्त रह करके सभी मिलजुल करके रहना। और महाभारत क्या सिखाती है, तोड़ना, लड़ाई दंगे हैं, हम सब ने देखी है, सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं। तो ऐसा नहीं हो करके इन चीज़ों के प्रति शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों को अंदर जागरूक करना चाहिए कि हमें सहयोग की भावना से काम करना चाहिए। या कहीं देखें सामाजिक कार्य है, जैसे कई बार देखा होगा ब्लड होता है, रक्तदान शिविर लगते हैं, उस पर बच्चे को क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उनकी सहभागिता होनी चाहिए उसमें। या कहीं पर्यावरण संरक्षण का जो कार्य चल रहा है, पेड़ पौधों की देखभाल के लिए कई नए पौधे लगाए जा रहे हैं। अभी 2 साल से चल रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी, उन्होंने ये बहुत अच्छी पहल की थी कि हर बच्चे को क्या लगाना है, अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाना है, जिससे बच्चों में क्या है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनमें भावना आ सके, जागरूक हो सके। और हम सभी देखते हैं एक पेड़ को खड़े होने में कम से कम कितना समय लगता है, 10 साल लगते हैं उसको खड़ा होने में। तो यदि बालक या व्यक्ति जब खुद अपने हाथ से उस काम को करेगा, उस पेड़ को, जैसे पेड़ रूपी काम को जब करेगा, तो उसके वो क्या है, उसके साथ में वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाएगा, सहयोग की भावना से जुड़ जाएगा। उसको बार बार जाकर देखेगा कि मेरा लगा हुआ पेड़
ठीक है। लेकिन आजकल पेड़ों की बहुत कमी आ गई है। जब ये हाईवे बने हैं तो दोनों तरफ क्या है, पेड़ों की कटाई हो गई है, पेड़ कट गए। फिर इसके बाद में शिक्षक को समाज उपयोगी बनाना, विद्यार्थी भविष्य में जिससे समाज सेवा कर सकें। ऐसे अच्छे काम करने चाहिए जिससे बच्चों के अंदर ऐसी भावना विकसित हो सकें। और समाज उपयोगी जैसे कि स्कूलों में लगते हैं SCPW कैंप लगते हैं, सब जानते हैं हम। SCPW में क्या करते हैं कि विद्यालय की साफ सफाई करवाते हैं, एक दिन सफाई करवाते हैं, एक दिन रंग रोगन करवाते हैं, एक दिन कल्चरल प्रोग्राम करवाते हैं, एक दिन कोई डिबेट करवाते हैं। तो इससे क्या है, जब बच्चा समूह में रह करके जो कार्य करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर बहुत सारी जो वो हैं वो अपने आप ही विकसित हो जाएंगी। मानवीय कर्तव्य, अगला जो शिक्षक का कर्तव्य आता है मानवीय, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत क्षमता और कमजोरी को समझना। सिर्फ और सिर्फ शिक्षक को इन चीज़ों को पहचानने की आवश्यकता है। पहले हमने इसमें बात की है कि हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ होती हैं, ऊपर वाला सबको दे के रख देता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षक को क्या है करती है, उसको प्रकट करने की, क्षमता को विकसित करने की, ठीक है, पहचानने की और उनकी कमजोरियों को दूर करने की। यदि शिक्षक इन चीज़ों पर ध्यान देगा तो निश्चित रूप से उस बच्चे के अंदर ये चीज़ें विकसित होंगी ही होंगी। और शिक्षक अगर ध्यान नहीं देगा तो फिर क्या है, बच्चा कहाँ से सीख पाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चों की कमजोरी होती है भाई, क्लास में वो नहीं सीख पाते, कुछ अलग के कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं हो, कहीं उससे पारिवारिक कलह की वजह से नहीं सीख पा रहे हो क्लास में, या हो सकता है क्लास में जो बच्चे हैं उनसे किसी दोस्त के साथ ही सहयोगी से उनकी समस्या हो, किसी टीचर की समस्या हो, तो उनसे क्या करना है, शिक्षक को बच्चे को साथ में लेकर के उनकी कमजोरियों को दूर करना है, और जो कमजोरी मतलब हैं उनके अंदर किस प्रकार से उनको दूर करना एक शिक्षक का दायित्व होता है। प्रत्येक कमजोर छात्र को प्रोत्साहन और सहयोग देना। यदि हम बच्चे से कोई काम करवाते हैं और करवाने से उसको अगर थोड़ा सा हम करवाने से पहले उसको हम थोड़ा सा लालच दे देते हैं कि बेटा ये काम कर ले, मैं तेरे को 10 रुपये दूंगी, है ना, या ये काम ऐसे कर तो मैं तुझे 50 रुपये दूंगी, या तुझे ये चीज़ दिलाऊंगी या गिफ्ट दिलाऊंगी, तो बच्चे के अंदर क्या हो जाती है, लालच आ जाता है कि हो सकता है मैं इस काम को कर दूँ तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, है ना। और यदि आपने उससे काम करवा लिया और आपने उस चीज़ कहे अनुसार उसको आप गिफ्ट नहीं दी तो उसके मन में कैसा हो जाएगा, अब दोबारा से तुम जब उससे कहोगे तो उस कार्य को वो नहीं करे। क्यों? क्योंकि पहले का तो कुछ दिया नहीं, अब दोबारा क्यों करूँ, यही रहती है। तो बच्चे को कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए, मनोबल घटाने के बजाय बच्चे का हमेशा मनोबल बढ़ाना चाहिए, जिससे वो अपनी उसमें काम ले सके। फिर संवेदनशीलता और सुनना उसका मार्गदर्शन करना। संवेदनशीलता, हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ भावनाएं होती हैं, ठीक है। यदि शिक्षक भावनात्मक रूप से उसमें नहीं जुड़ेगा तो बच्चा क्या करेगा, टूट जाएगा, ठीक है। और जो बच्चा कह रहा है, शिक्षक के अंदर ये भी होना चाहिए कि जो बच्चा कह रहा है उसको पूरे ध्यानपूर्वक उसका सुनना भी चाहिए, जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सके। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का विकास करना। हर बच्चे के अंदर शिक्षक का यही कर्तव्य है कि वो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा करे और जो भी सोचे वो अच्छा सोचे। दो चीज़ होती है, एक तो नकारात्मक और एक सकारात्मक। यदि बच्चे जैसी सोच रखेगा उसी के अनुसार अपने विचार आएंगे। यदि हम सारे दिन सोचेंगे खराब है खराब है खराब है खराब है, तो हमारे अंदर यही वो बन जाती है कि हम खराब हैं या फला व्यक्ति खराब है, जो हम कर रहे हैं वो गलत है। और यदि हम कहेंगे कि अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा पढ़ाती हैं, ये अच्छी है, ये फलान, तो हमारे मन में भी कैसे उसी प्रकार के भाव आएंगे। फिर राष्ट्र संबंधी कर्तव्य, विद्यार्थियों को राष्ट्र प्रेम, कर्तव्यनिष्ठ और नागरिक दायित्वों के प्रति जागरूक करना। राष्ट्र के जो कार्य हैं उनके प्रति बच्चों को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, सचेत करना चाहिए और समाज सुधार, राष्ट्र उत्थान की दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। समाज सुधार से मतलब कि समाज में कोई ऐसा कोई कार्य हो रहा है
तो बच्चों को क्या करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, सुधार करने की सलाह दी जानी चाहिए। जैसे हम परिवार में बच्चों का सहयोग लेना, हमें परिवार में बच्चों का सहयोग लेना चाहिए। कोई भी घर में जो सलाह करते हैं या कोई निर्णय लेते हैं उसमें भी हमें अपने बच्चों की भूमिका रखनी चाहिए, जिससे वो आने वाले समय में उसका उपयोग कर सके। और यदि हम परिवार में ही उनको इन चीज़ों से अलग रखेंगे तो फिर बाद में उनको पता ही नहीं चलेगा हमारे घर में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कब कैसे किसके पैसे आए, किसके कहाँ जाना है, तो इन चीज़ों से उसको पता नहीं पड़ेगा। तो इन चीज़ों में बच्चों का क्या करना चाहिए, बच्चों का सहयोग करना चाहिए, भागीदारी लेनी चाहिए। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य, कला, खेलों में विद्यार्थियों को उत्कृष्टता और अग्रसर करना ताकि राष्ट्र का गौरव बढ़ा सके। विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी जो नए नए औद्योगिकरण हैं उनमें, या साहित्य के क्षेत्र में, कला के में, या खेलों के रूप में भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहभागिता होनी चाहिए, जिससे उनके क्या है ये भावना, मतलब उनके अंदर ये गुण हैं वो विकसित हो सकें। भाई पहले हम करी कि बच्चे के अंदर क्रिकेट खेलने की योग्यता तो है, यहाँ तक सही है, लेकिन उसको और बढ़ाने के लिए नहीं, हमने बच्चों से क्या किया, उसको छोड़ दिया। तो बच्चों से पूछना चाहिए आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसी के अनुसार उसको क्या करना चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसको अवसर देने चाहिए। सर एक बार आ जाओ। आत्मविश्वास का कर्तव्य, ये तो हो गया सर। फिर आदर्श शिक्षक का महत्व, आप सब देख रहे हो कि यथा शिक्षक तथा शिष्य, जैसा शिक्षक होगा वैसे ही उसके शिष्य होंगे। ये कहीं सी बात है कि हम यही तो पढ़ रहे हैं जब से कि आदर्श शिक्षक के गुण, आदर्श शिक्षक के कर्तव्य, आदर्श शिक्षक की विशेषताएं, आदर्श शिक्षक के महत्व। तो जैसा शिक्षक है उसका अनुकरण बच्चा करेगा, तो जैसा शिक्षक वैसा ही उसके शिष्य होंगे। तो एक आदर्श शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को क्या करता है, प्रकाश देता है। उसका प्रभाव केवल एक पीढ़ी पर नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ता है। शिक्षक एक खुद तो अपने प्रकाश से पुंजायमान होता ही है, प्रकाशित होता ही है, लेकिन वो आने वाली पीढ़ी को भी क्या करता है, प्रकाशमान करता है। जिससे लड़कियों के बारे में कहा गया है कि एक लड़की पढ़ेगी 7 पीढ़ियाँ तरेंगी। यदि एक महिला लड़की पढ़ रही है तो वो आने वाले 2 घरों में जाए, 2 घरों से उसका वो बन गया, एक तो उसका मायके और इसको ससुराल। तो जो मायके में है और फिर वो दूसरी जगह जाएगी, वहाँ पे भी वो क्या करेगा, शिक्षा का उजाला करेगी। इसलिए कहा गया कि एक बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ियाँ तरेगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से शिक्षक खुद के साथ साथ में अपने प्रकाश से दूसरों को भी क्या करता है, प्रकाशित करता है, यानी कि ज्ञानवान करता है। ठीक है, यदि आदर्श शिक्षक होगा तो विद्यार्थी भी आदर्श नागरिक बनेंगे। यदि नागरिक अच्छे होंगे तो स्वतः ही क्या है, प्रगति करेगा। यदि शिक्षक अच्छा है तो उसके शिष्य अच्छे होंगे, और शिष्य अच्छे होंगे तो स्वतः ही उसके नागरिक क्या होंगे, बहुत अच्छा राष्ट्र का विकास होगा, वो राष्ट्र में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। निष्कर्ष, अब लास्ट में जाके हम कोई भी कार्य करते हैं उसका एक वो तो निकल के आता है निष्कर्ष। तो आदर्श शिक्षक के कर्तव्य केवल शिक्षण तक सीमित नहीं होते, उसका व्यक्तित्व, विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा, उसका दृष्टिकोण, समाज के लिए मार्गदर्शन, उसके कर्तव्य, राष्ट्र के लिए शक्ति का आधार। आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों में केवल कैरियर बनाने की नहीं बल्कि चरित्र गढ़ने की भावना जगाता है। तो जो शिक्षक है वो बच्चे का क्या करता है, सर्वांगीण विकास करता है, उसके चरित्र को गढ़ता है। जिस प्रकार से एक सुनार किसी आभूषण बनाता है तो उसमें क्या करता है, विभिन्न प्रकार के नग जड़ता है, विभिन्न प्रकार के उसमें वो बनाता है। उसी प्रकार से एक शिक्षक भी अपने छात्र को गढ़ने के लिए उसमें विभिन्न कौशलों का विकास करता है। यदि शिक्षक उन चीज़ों में सफल है तो स्वतः ही उसके विद्यार्थी उसकी कक्षा में बहुत अच्छा क्या करेंगे, सफल हो पाएंगे, सीख पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी गलती हो उसको क्षमा कीजिए।